तो नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जहां पर हम सभी देखने वाले हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सहकारी साख संस्थाएं। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो सहकारी साख संस्थाएं वो बोलते हैं। और इसका आज हम बेसिक देखने वाले हैं। बेसिक से शुरुआत करेंगे हम और धीरे धीरे डेली बेसिस पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहकारी साख संस्थाएं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, साख, तो सहकारी साख संस्थाएं। क्लियर है आपको? तो इनके बारे में आज हम यहां पर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर हम इसका बेसिक देखने वाले हैं, क्योंकि हम आज जब हमारी जो क्लास है उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्रेडिट सोसाइटीज के ऊपर कौन सा एक्ट काम करता है, वर्तमान में कौन सा चल रहा है, कितने सदस्य चाहिए, मतलब बेसिक से हम जो है वो इसकी शुरुआत यहां पर करेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है, कहीं कहीं पर इसको सहकारिता भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं पर इसको जो है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव साख संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्लियर है आपको? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की हम यहाँ जो संस्थाएं हैं वहां की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने एक बात करी थी, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इसको बोलते हैं हम सहकारी साख संस्थाएं। सहकारी साख संस्थाएं, और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वर्ड आता है हमारे सामने कोऑपरेटिव। ठीक है, और को इसको हम अलग करें तो को का मतलब होता है सह। तो आपने देखा होगा हम को वेंचर्स बोलते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं। आपने बोला होगा कि हम इसको कोऑपरेट करें, मतलब सहयोग करें, तो को का मतलब होता है सह। और ऑपरेट का मतलब क्या होता है, कार्य या कार्य। हम जानते हैं ना, किसी को ऑपरेट करना मतलब उसको चलाना, संचालित करना। तो हिंदी में जो ये वर्ड है हमारा, बेसिक से चलेंगे चीजों को करते हुए, हिंदी में जो हमारा वर्ड है वो आता है सहकारी। और सहकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कारी। और सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है साथ साथ, और कारी का मतलब होता है कार्य करना। सह का मतलब होता है साथ साथ, कार्य का मतलब होता है कार्य करना। हम यहां पर कोई बड़ी डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले बेसिक से यहां पर चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर हो चुका है आपको, सहकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब इस शब्द से आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, क्या क्लियर हो रही है कि सहकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सह का मतलब होता है साथ साथ, और कार्य का मतलब होता है कार्य करना। यानी कि सहकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के सहयोग के रूप में काम करते हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, या फिर कह सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, या एक दूसरे को जिनको सहयोग की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग हों। जब ऐसे लोग मिलकर एक दूसरे के सहयोग के रूप में काम करते हैं तो ऐसे सह स्थापित संस्था को हम कहते हैं सहकारी संस्था। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, शुरुआत की अगर हम बात करें तो बहुत पहले से मानी जाती है। यूं देखा जाए तो 1769 में, यूं बोलते हैं कि 1769 में जर्मनी में भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए थे।
जर्मनी में भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए थे। सबसे पहले अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो बोलते हैं कि जर्मनी में 1769 में भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए थे। ठीक है, और भूमि विकास बैंक को हम क्या बोलते हैं? लैंड डेवलपमेंट बैंक वर एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी इन 1769। जर्मनी में ऐसा बोलते हैं कि भूमि विकास बैंक स्थापित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा 1844 में। ठीक है, 1844 में क्या हुआ था? एक रोकडुल नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है? रोकडुल। रोकडुल आपने नाम स्थान सुना होगा। तो 1844 में रोकडुल स्थान के 28 बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया था। 1844 में रोकडोल नामक स्थान पर ठीक है, 1844 में रोकडोल नामक स्थान पर 28 बुनकरों ने मिलकर सहकारी समिति का जो है वो ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1901 की भी बात आती है। किसकी बात आती है? 1901 में। 1901 में भी क्या हुआ था? 1901 में एडवर्ड ने इसके लिए एडवर्ड जोन्स ने नियम बनाए थे। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 91 में इसका नाम भी आता है एडवर्ड जोन। आपको यहां पर जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। 1760 में जर्मनी में भूमि विकास बैंकों की स्थापना हुई और 1844 में रोकडोल नामक स्थान पर जो है वो 28 बुनकरों ने मिलकर क्या किया था? 28 बुनकरों ने मिलकर जो है वो सहकारी समितियों का गठन किया था। 1901 में जो है वो क्या हुआ? एडवर्ड जोन के नियम बनाए गए थे। और यहां पर जो है वो मेन बात आती है और वो ये आती है कि 1904 में यहां पर आके हम जो है वो क्या हुए? थोड़े से स्थिर हुए थे। 1904, यहां से चीजों को समझना। 1904 में क्या हुआ? सहकारिता में एक आंदोलन आया और सहकारी साख समिति का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सहकारी साख समिति से रिलेटेड सबसे पहला जो गठन हुआ है वो कब हुआ? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 के अंदर जो है वो यहां पर इसका गठन हुआ था। ये चीज आपको पहले क्लियर है, पता होनी चाहिए। सहकारी साख समिति का गठन कब हुआ था? 1904 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट कमिटी। ठीक है, इन 1904 में क्या हुआ? 1904 के अंदर आपको यह ध्यान रखना है, 1904 के अंदर सहकारी साख समिति जो है वो उसका गठन हुआ। और वहीं से हम कहते हैं कि सहकारिता के अंदर एक आंदोलन आया था, अ मूवमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो आंदोलन की शुरुआत है ना वो 1904 में मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1904 से मानी जाती है। और यहीं से सहकारिता का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। यहीं से क्या माना जाता है? सहकारिता का सूत्रपात। आप इसको सूत्रपात बोल दो या इसी को आप आंदोलन बोल दो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट और रिवॉल्यूशन इन कॉपरेशन
फ्रॉम 1904 या सिंस 1904, 1904 से क्या माना जाता है, सहकारिता का सूत्रपात या आंदोलन माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहीं से सहकारी समिति का बेसिक से क्या हुआ, गठन हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सहकारी ऋण समितियां होती है, सहकारी दुग्ध समितियां होती है, गृह निर्माण समितियां होती है, जो क्या करती है, अपने सदस्यों को रियायती दर पर मकान अवेलेबल करवाती है। सहकारी आवास समितियां होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी समितियां होती है। लेकिन वहां जाने से पहले हम धीरे धीरे बेसिक से पढ़ेंगे। सहकारी स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक से चीजों को समझना पड़ेगा। इसमें मेन बात क्या है सहकारिता के अंदर, कि एक दूसरे के सहयोग के लिए काम करते हैं। तो इनका मूल मंत्र क्या होगा, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि सहकारी समितियों का जो काम करने का तरीका है वो क्या करते हैं, ये इनका जो मूल मंत्र है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो मूल मंत्र है वो क्या है, वो ये होता है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। ये आपने पढ़ा भी होगा, हमें ध्यान रखना है। सहकारी समिति हो या सहकारिता हो, उसका मूल मंत्र एक ही होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक चीजें क्लियर है आपको, चीजों को समझते हुए चलना है और अच्छे से चीजों को जो है वो पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो यहां से इसकी क्या मानी जाती है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ही यहां पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। एक परिभाषा भी पढ़ लो, प्रोफेसर पीएल कैसलमैन ने बोली थी, सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। पीएच कैसलमैन ने कहा था, सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी। ये किसने कही, तो ये कही थी प्रोफेसर पीएच कैसलमैन ने कही। किसने कही है, प्रोफेसर पीएच कैसलमैन ने यह परिभाषा कही है कि सहकारिता क्या है, सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीएच कैसलमैन, cooperation is an economic system or method। क्या है कॉपरेशन, कॉपरेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम और मेथड बेस्ड विथ सोशल फैक्टर, मतलब इंक्लूड सोशल फैक्टर, सामाजिक तत्व से युक्त आर्थिक पद्धति है। मतलब इसमें हम यूं कहना चाह रहे हैं पीएस कैसलमैन जी कि सहकारिता जो है उसमें सभी एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेटिव भावना के साथ काम करते हैं। जैसे हम हेनरी फुल के सिद्धांतों में पढ़ते हैं, उनका अंतिम 14वां सिद्धांत है हेनरी फुल के 14 सिद्धांतों में से, और वो है एस्पिरिट डी कॉप्स। क्योंकि वो फ्रांसीसी माइनिंग इंजीनियर रहे हुए थे, तो उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ही अपनी पुस्तक लिखी थी। तो एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या होता है, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए सहयोग करने की भावना। तो इन्होंने कहा कि सामाजिकता के अंदर वो गुण होता है। इनका कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे की भावना कब आती है, एक दूसरे का सहयोग करने की, जब व्यक्ति सामाजिक रूप से मजबूत होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है।
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीएच कैसलमैन, कॉर्पोरेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम और एक्टिविटी और मेथड बेस्ड विथ सोशल फैक्टर। सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सहकारिता संगठन द्वारा स्वावलंबन को प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है, ये भी जो है वो प्रोफेसर होरेक फ्लैंकेट ने कहा था। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेन चीज जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें आपको आराम से क्लियर हो रही होगी। तो सहकारिता में मेन चीज क्या होती है, सब एक के लिए और एक सबके लिए, सहयोग के आधार पर ये काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है, यानी कि बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, सहयोग पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्या हुआ देखो, एक्चुअल में क्या हुआ कि 1904 का जो हमारा सहकारिता अधिनियम था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 आया, तो उसमें कुछ विसंगति होगी, हम जानते भी हैं, चाहे कंपनी एक्ट की बात कर लो या बैंकिंग रेगुलेशंस ले लो, कुछ भी ले लो। कंपनी एक्ट 1986 था, 1956 था, तो वर्तमान में 2013 आया है। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम सब जानते हैं, पहले 1986 था, 1986, लेकिन वर्तमान में कौन सा आया, वर्तमान में हमारे सामने है अभी 2019, जो कि 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। तो ये एक्ट है, उसमें संशोधन होते रहते हैं, कोई कमी होती है तो वो दूसरे में पूरी होती रहती है। सेम वैसे ही अब क्या हुआ कि वर्तमान में क्या हुआ, इसमें कुछ विसंगतियां हो गई, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो सहकारी समिति अधिनियम, वर्तमान में सहकारी समिति अधिनियम 1912 कौन सा होता है, इसमें जो काम होता है वो 1912 के अंतर्गत देखा जाता है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत नियम एवं दिशा निर्देश, नियम एवं दिशा निर्देश संचालित होते हैं। मतलब वर्तमान में कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एट प्रेजेंट द रूल्स एंड गाइडलाइंस operates through cooperative society एक्ट 1912। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि वर्तमान में सहकारी समिति जो अधिनियम है 1912 के तहत जो है वो क्या होता है, नियम और जितने भी दिशा निर्देश हैं, चाहे आप उसको नियम विनियमन बोल दो, ये सारी चीजें क्या होती है, संचालित होती है। मेरे हिसाब से क्लियर आ रही है। सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें स्वैच्छिक सदस्यता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी आपको मैं बढ़ाने वाला हूं। स्वैच्छिक सदस्यता जो है वो इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। सहकारी समिति में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें स्वैच्छिक सदस्य होती है, कोई किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव या बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भार आपके ऊपर नहीं होता है, स्वैच्छिक सदस्यता होती है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसको बोलते हैं वॉलंटरी मेंबरशिप। अभी बात करेंगे सारे इनका लायबिलिटी कैसी होती है, कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, वो सारी बातें धीरे धीरे चलेंगे हम, लेकिन आपको ध्यान रखना है वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, इसमें स्वैच्छिक सदस्यता होती है। ये क्लियर है आपको, स्वैच्छिक सदस्यता इस सहकारी समिति अधिनियम में होती है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि पंजीकरण अनिवार्य होता है। सहकारी समिति अधिनियम में क्या ध्यान रखना है आपको कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो अनिवार्य होता है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान में रखनी है कि पहले क्या होता था कि एकाकी व्यापार होता था, एकाकी व्यापार के अंदर क्या एक ही व्यक्ति सब कुछ संभालता था, वही ऑपरेट करता था, वही मैनेज करता था और वही
कंट्रोल करता था। तो उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, कोई रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं थी, कोई कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता था। ठीक है, एकमात्र ही सदस्य व्यक्ति सब कुछ करता था। तो ऐसे में सीमित ज्ञान था, सीमित क्षेत्र था, सीमित प्रबंधकीय कुशलता और क्षमता थी। कुछ कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और उसको हमने बोला साझेदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर जब लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर काम करना चाहा तो उसे हमने साझेदारी कह दिया। इसको हम शॉर्ट में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि साझेदारी हमारा है नहीं, हमें क्या पढ़ना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन इनके अंदर जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व था। साथ में हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आपने वो भी सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो उसमें भी यही था। उसमें क्या था कि केवल जो डायरेक्टिंग पावर जिसके पास होता है, कर्ता, उसका असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अदरवाइज जो को पार्टनर होते हैं, सह समांसी होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी करने के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो दोष था सबसे बड़ा, उसको पूरा करने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी हुई और पंजीकरण अनिवार्य हुआ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जन्म उसके रजिस्ट्रेशन से ही होगा। किससे होगा, रजिस्ट्रेशन से होगा। पंजीकरण अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उसके बाद हमको मिनिमम ध्यान रखना है कि न्यूनतम सदस्य जो होते हैं इसमें 10 होते हैं। कितने होते हैं, वो इसमें 10 होते हैं, मतलब कम से कम 10 सदस्य इसमें होने ही चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि सहकारी समिति की शुरुआत होती है। रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, सहकारी समिति की शुरुआत ही कहां से होती है, न्यूनतम 10 सदस्यों से यहां पर जो है वो होती है। तो हम बोलेंगे मिनिमम 10 मेंबर्स, ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी आपको मैंने बता ही दिया है, इसमें क्या होता है, सदस्यों का दायित्व क्या होता है, तो सीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व होता है, इसको बोलते हैं लिमिटेड अभी मैं प्रकार और बाकी की बातें नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमारी जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर ही हम जो है वो लेके चलेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, सहकारिता क्या है, सहकारी समिति हमारी क्या होती है, ये भी आपको मैंने बता दी है। और भारतीय सहकारी समिति नियम 1912 जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार भी आपको मैंने जो है वो चीजें यहां पर बता दी है। बिल्कुल नीरज जी, मैं देख लूंगा ये भी, बिल्कुल एक बार चेक कर लेंगे। मुझे पहले भी एक दो मैसेज आए थे कि सर 15 होती है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो यही माना जा रहा है, बाकी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर है आपको। मिनिमम मेंबरशिप जो है वो हमारी क्या होती है, ये ध्यान रखना है, स्वैच्छिक सदस्यता होती है, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, न्यूनतम सदस्य 10 होते हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब बात करें कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, तो सभी मिलकर करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक। जैसे हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं लोकसभा चुनावों के द्वारा, मुख्यमंत्री को हम विधानसभा के चुनाव द्वारा हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और हम चुनते हैं, मतलब कहने मतलब विधायकों को चुनते हैं, कहने का मतलब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, बिल्कुल हम इसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रजातांत्रिक इसमें जो है वो क्या होता है, प्रजातांत्रिक इसमें जो है वो प्रबंधन व नियंत्रण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग कैसे होती है, डेमोक्रेटिक होती है। और अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें मेन आपको क्या ध्यान रखनी है, मताधिकार की समानता होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इक्वली वोटिंग पावर
ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब एक सदस्य एक मत, अगर इसको मैं अच्छे से एलोबरेट करूं और बोलूं आगे, तो हम यूं कह सकते हैं कि एक सदस्य एक मत, और यहां पर अंशों की संख्या या किसी और आधार पर मतों का निर्णय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उनके योगदान के आधार पर होता है, कंट्रीब्यूशन योगदान के आधार पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सदस्य एक मत, यानी कि वन मेंबर वन वोट। ये मेरे साथ आपको चीज क्लियर हो रही है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें और भी होती है, पर मेरे हिसाब से यहां पर आपको चीजें एक एक करके जो है वो यहां पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। और एक और बात देख लीजिए, मुख्य उद्देश्य जो होता है, जैसे व्यवसाय में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है? व्यवसाय में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। अच्छा, ये मैंने यहां लिख दिया, यहां लाभ कमाना नहीं है। व्यवसाय में जैसे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वैसे ही यहां मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहां मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। मतलब यहां पर सेवा जनरेट करने के लिए इस सोसाइटी का क्या होता है? उद्भव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव इज रेंडरिंग सर्विस, सेवाएं देना, सेवा करना, यानी कि टू सर्व अदर, दूसरों की सेवा करना। इसलिए आपने देखा होगा कि ये रियायती दर पर अपने जो सदस्य हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाते हैं, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और हमने पीएच कैसलमैन सर की परिभाषा भी सुनी थी, क्या है? सहकारिता सामाजिक तत्व से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक गतिविधि होती है, लेकिन सामाजिकता के वातावरण पर आधारित होती है। यहां पर एक दूसरे के अधिकारों का हनन करना नहीं, एक दूसरे का शोषण करना नहीं, या एक दूसरे के अधिकारों को दबाते हुए खुद का भला करना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना, इन सहकारी समितियों का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीजें जो है वो समझ में यहाँ पर आ रही होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसी थ्योरी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब हम इन थ्योरी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि थ्योरी के बेस पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्या होगा? चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, चीजें अच्छे से हमें क्लियर होती जाएगी, और हम अच्छे से हमारा क्या कर पाएंगे? एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस भी हमारे सामने आने वाले हैं। और क्वेश्चंस क्या है? थ्योरी देखो तो क्वेश्चंस भी करो, और जब थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे हिसाब से चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़िए और समझिए और अपना आंसर मुझे यहां पर दीजिए। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कह रहे हैं कि सहकारी संस्थाएं किस सिद्धांत पर आधारित होती है? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस होते हैं? इंडिविजुअल प्रॉफिट, म्यूचुअल कॉपरेशन, सेंट्रल कंट्रोल या प्राइवेट ओनरशिप? क्वेश्चंस को समझिए और अपना आंसर मुझे दीजिए। वैसे आंसर आ चुका है, 1 का बी आ रहा है। व्यक्तिगत लाभ नहीं, आपसी सहयोग यस, अभी हमने बात करी। म्यूचुअल कॉपरेशन पर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करते हैं। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आ रही चीजें आपको? कुछ थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से हो जाए। अभी हमारा कोऑपरेटिव खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि सर इतना हुआ और हमने बंद कर दिया, आगे चलती रहेगी क्लासेस डेली बेसिस पर। इसके आगे पढ़ेंगे हम, कुछ परिभाषा और पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सोसाइटीज के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम उसकी इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे दूसरी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए, हमें पता लग गया है सेंट्रल नियंत्रण नहीं होता है, यहां पर हमने बताया था प्रजातांत्रिक होता है। देखो मैंने चीजें पढ़ी, उसके हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। प्रजातांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, इसलिए ये गलत हो गया। केंद्रीय कहां होता है? जहां पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो। केंद्रीय तो कहां होता है? जहां पर एक ही व्यक्ति, आपने लीडरशिप स्टाइल में पढ़ा होगा, एक ही व्यक्ति नियंत्रण करे तो वो हमारा ऑटोक्रेटिक होता है। हमारा तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक, हमारा जो है वो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन होता है। निजी स्वामित्व नहीं होता है, यहां पर तो सबका हक होता है, सबका अधिकार होता है, सबका हक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब सभी सदस्यों में हम जानते हैं कि समान मताधिकार होता है, तो किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर जो है वो निजी नहीं होता है। दूसरा निजी इसलिए नहीं होता है कि सबकी पूंजी लगी हुई होती है,
सब मिलकर काम करते हैं, तो यहां हम कह सकते हैं कि कोई मोनोपोली नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा वन का आंसर हो जाएगा म्यूचुअल कॉपरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि आपसी सहयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर है। दूसरा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग सेल्फ इंटरेस्ट या प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना? बिल्कुल नहीं होता है, ये तो व्यवसाय में होता है, ये तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। रोजगार प्रदान करना? नहीं, ये तो हम किसी व्यापार में रोजगार की गतिविधि में हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, ये भी डायरेक्टली नहीं हो सकता है, हालांकि हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। स्वार्थ को बढ़ावा? बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सदस्यों का कल्याण करना, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल सही है। सदस्यों का क्या करना होता है? सदस्यों का यहाँ पर जो है वो अधिकतम कल्याण करना होता है, इसलिए तो ये आपसी सहयोग के ऊपर काम करता है। हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल वेलफेयर के ऊपर इनका काम होता है, इसको बोलते हैं कल्याण करना, एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड का आंसर मैंने आपको दे दिया है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, सहकारी संस्था का उद्देश्य या मूल मंत्र कह दो या नारा कह दो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि सर मूल मंत्र क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है या मेन मोटो लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैसे बोले? मोटो का मतलब ही क्या होता है? मेन जो उसका सेंट्रल पॉइंट है, जो केंद्रीय बिंदु है, वो क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यही इसका जो है वो फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था थ्योरी में, द मेन मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ऑल। यस, सही आंसर है। सर्विस बिफोर सेल्फ? नहीं, सेवा सर्वोपरि है। देखो ये होती है, लेकिन ये नारा नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, पर यह भी नहीं होगा। एक पढ़े सब पढ़े, ऐसी चीजें भी आपको कंफ्यूजन कर सकती है कि सबको पढ़ाने के लिए नहीं, सबका लाभ। देखो कभी कभी क्या होता है, सुनो, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा चैप्टर, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये भी तो हो सकता है ऑल फॉर प्रॉफिट, क्योंकि नाम क्या है, सहकारी, सभी मिलकर काम करते हैं, तो ये भी नजर आ रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही है। अरे क्लियर कह रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कभी कभी आप बिना कंफ्यूजन के ये भी कर सकते हो, अरे यार ऑल प्रॉफिट हो सकता है, सबका लाभ है, हम कहां कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन हम यहाँ पर मेन मोटो की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबको लाभ हो, सहकारी संस्था को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस बात को वो कभी नहीं भूलेंगे। कौन सी? कि हम सब मिलकर काम करने वाले हैं, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ऑल। यस, सही कहा आपने। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का सदस्य कौन बन सकता है? ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, ओनली बिजनेसमैन या ओनली शेयर होल्डर? तो आप जानते हैं कोई भी समान हित रखने वाला, जरूरी नहीं कि सहकारी यही बने, नहीं, केवल व्यापारी या केवल शेयर धारक नहीं, कोई भी समान हित धारक रखने वाला व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। ये तो आपको पता ही है चीजें। अब ये सब बेसिक जब जानते हो, वो वयस्क होना चाहिए, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो वो इसका सदस्य बन सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इज कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, देख रहा है पांचवा, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? ये कह रहा है भारत में सहकारी समितियों को कौन सा अधिनियम संचालित करता है? तो मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया था, पहले 1904 था, पहले कौन सा था? पहले सहकारी समिति अधिनियम 1904 था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी और उस कमी को दूर करने के लिए नया सहकारी समिति अधिनियम आया। तो वो कौन सा है दोस्तों? वो प्यारे बच्चों है हमारा सहकारी समितियां अधिनियम 1912। तो वर्तमान में कौन सा है? वर्तमान में है 1912। पहले वाला भी मैंने बता दिया, पहले 1904 था और वहीं से सहकारिता की शुरुआत हुई। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन घुमाने वाला आ सकता है कि सहकारी समिति का सूत्रपात कहां से हुआ, सहकारिता का आंदोलन कब जोर पकड़ के चला? जैसे हम देश की आजादी नहीं बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद हम कुछ जागरूक हुए, वैसे ही आपको क्या ध्यान रखना है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि सहकारिता का सूत्रपात आपको पूछे तो फिर 1912 नहीं करना है। जब आपको पूछे कि सहकारिता का आंदोलन कब हुआ प्रथम, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 1904। ये लाइन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो आजकल क्या क्वेश्चन पुराने भी पूछ लेते हैं, पुराने अपडेट आ जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में और हम गलती करके आ जाते हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बेसिक नहीं पढ़े, अरे बेसिक तो पढ़ना ही है और एडवांस भी पढ़ना है, लेकिन बेसिक को भूलना नहीं है, ठीक है। छत पर जाना है तो पहली सीढ़ी हमेशा चढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब तो मुझे अभ्यास हो गया तो मैं 4-5 सीढ़ियां एक साथ चढ़ूं, ऐसा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आपको पूछे सहकारिता का सूत्रपात तो 1904 कर देना
और सहकारी समिति वर्तमान में पूछे तो 1912 के अनुसार। बाकी ये साझेदारी पे लागू होता है, ये वैसे भी नहीं हो सकता। वर्तमान में कंपनी एक्ट होता है ये, तो ये कंपनियों के लिए और बैंकों के लिए बैंकिंग रेजुलेशन एक्ट है। आंसर आपको वैसे ही मिल गया है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम मेंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप में से कुछ कमेंट्स में आ रहे थे सर 15 हैं, लेकिन वर्तमान में भी देखा जाए तो 10 ही है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर ऑप्शंस में 10 हैं 15 है ही नहीं, तो आपको वैसे भी क्या देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। कुछ चीजों को ढंग से आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। न्यूनतम 10 सदस्य रिक्वायर होते हैं, ठीक है। चलो, पंजीकरण 15 पे है, लेकिन न्यूनतम 10 सदस्यों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज फॉलोड इन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मत, यानी एक सदस्य एक मत का सिद्धांत किसमें लागू होता है? तो आपको मैंने बताया था, सहकारिता में सब मिलकर काम करते हैं, प्रजातांत्रिक प्रबंध के आधार पर काम करते हैं। तो ये कहां लागू होता है? ये दोस्तों लागू होता है हमारी सहकारी समिति में। कंपनी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपनी में तो वन सदस्य वन वोट नहीं होता है। कंपनी में तो जितना आपके पास परसेंटेज है उतनी आपकी होल्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड विद। सहकारी समिति का पंजीकरण किसके पास होता है? पहले मुझे बताओ, क्या पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं? मैंने पढ़ाया, थ्योरी जिन्होंने ढंग से देखी है, मुझे बताओ फटाफट से, क्या सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पंजीकरण है दोस्तों, इसका पंजीकरण अनिवार्य है। समझ में आ रही चीज आपको? इसका जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है। द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सहकारी समिति का पंजीकरण किसके पास होता है? कंपनी रजिस्ट्रार के पास नहीं, ये तो संबंधित राज्य में कंपनी का होता है। यहां तो किसका होता है? यहां तो कंपनी का होता है। कंपनी का संबंधित राज्य में होता है। हम तो कह रहे हैं कि इसका यहां तो कंपनी का होता है, तो यह हो नहीं सकता। सेबी में किसका होता है? सेबी में तो शेयर्स का होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में स्थापना हुई थी सेबी की। अरे सेबी में तो शेयर का होता है। देखो आपको कितने फायदे हो रहे हैं क्लास में, एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन। कंपनी में किसका होता है? संबंधित राज्य में। जैसे राजस्थान की कंपनी है तो राजस्थान राज्य में वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएगी। मध्य प्रदेश वाला मध्य प्रदेश राज्य में। हर राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार होता है, उसको हम बोलते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हम बोलते हैं कि आरओसी के पास हमने आवेदन किया है और आरओसी ही हमें रजिस्ट्रेशन जारी करता है, ठीक है। और जिस देश में रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनी वहां की कहलाती है। भले बिजनेस कहां भी करे, रजिस्ट्रेशन से कंपनी का जन्म होता है। तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा, सेबी शेयर्स का करेगा। और आरबीआई किसको गवर्न करता है? आरबीआई हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनको गवर्न करता है, बैंकों के ऊपर काम करता है, ये हमारा केंद्रीय बैंक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, आंसर इधर टिक करूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सहकारी समिति की पूंजी कौन प्रदान करता है? सरकार, आम जनता, इसके सदस्य या विदेशी निवेशक? बहुत इजी क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय। यहां पर जरूरी नहीं कि सरकार करे, सरकार सहयोग कर सकती है, ठीक है। आम जनता की नहीं होती, आपने शेयर इश्यू नहीं किए, कंपनी के पास आम जनता की पूंजी हो सकती है। इट्स मेंबर्स, आपको हर बार मैं कह रहा था, स्वैच्छिक सदस्यता होती है, इन सदस्यों की पूंजी इसमें लगी होती है। जैसे एक व्यवसाय में व्यवसायों की पूंजी लगी होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लगी होती है, वैसे ही इसके अंदर इसके मेंबर्स की लगी होती है। क्वेश्चंस कैसे लगे साथ के साथ बताते रहिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति का प्रकार नहीं है? हालांकि ये क्वेश्चन जरूर एक थोड़ा सा हमारे पढ़ाए हुए के बाहर आया है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना हमारी तो शुरुआत हुई है। अभी मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की काफी क्लासेस लूंगा, अभी तो केवल बेसिक उसका नॉर्म्स, क्या सिस्टम होता है, कैसे काम करती है और विशेषताएं पढ़ी है। हम आगे जाके प्रकार पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जरूर मैंने अभी थोड़ा नहीं पढ़ाया, उसमें से आगे आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखो उपभोक्ता सहकारी समिति होती है, आगे पढ़ेंगे हम। ऋण होती है, उत्पादक होती है, उसके बाद आपने नाम सुना होगा अमूल। अमूल संस्था क्या है? वो सहकारी संस्था है, ठीक है। तो दुग्ध सहकारी समितियां होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सहकारी समितियां आपने कभी नहीं सुना होगा, आप सब जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी हो जाएगा। इसके अलावा भी क्या होती है? गृह निर्माण समितियां होती है, सहकारी ऋण समितियां होती है, सहकारी दुग्ध समितियां होती है, ठीक है। लेकिन सहकारी आवास समितियां होती है, लेकिन सहकारी, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, सहकारी कोऑपरेटिव समिति, कोऑपरेटिव सहकारी समिति नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दे रखे हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, मेरे हिसाब से आपको ढंग से अच्छे से समझ में आया है। और उसमें से हमने 10 क्वेश्चंस भी इस तरीके से किए हैं कि आप उसमें से अच्छे से उन चीजों को अच्छे से
समझ पाए और साथ के साथ जो है वो अपनी मजबूत तैयारी को जो है वो यहाँ पर बना पाए। तो इसी के साथ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को हम फिलहाल यहीं पर पूरा करेंगे और साथ में कुछ हमारे कमेंट्स भी आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। वैसे कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, सभी ने आंसर्स भी दिए। सब आप आज कोऑपरेटिव नाम पढ़ रहे हैं और कोऑपरेटिव भी आपने मुझे किया, आज अच्छे से कोऑपरेट किया। विशाखा सैनी जी आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए, शिवम जी पांडे जी और साथ में नीरज जी। ठीक है, आपकी क्वेरी भी आपको सोल्व हो चुकी होगी, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझे। उसके अलावा शिवम जी, हिम्मत जी, ठीक है। द ट्रेडिशनल फार्मिंग भाई पंकज शर्मा जी कह रहे सर आपके एग्जाम्स कैसे हुआ। देखो अगर आप मुझे साथ जानते होंगे, एग्जाम तो देते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो सब तो हमारा होता रहता है। क्लास कैसी लगी आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको लगा कि हम मेहनत